अगले दिन जब अनुराग कॉलेज गया तो उसके जीवन की एक नई शुरुआत हुई। एक रात में ही उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन कॉलेज में उसके साथ ऐसा होगा। अनुराग कॉलेज जाने में लेट हो गया था। रात भर न सोने के कारण जब वो पब्लिक बस में बैठा तो यक्षिणी के बारे में सोचते हुए उसे बस में ही नींद लग गई और जब वो उठा तो उसे पता चला कि वो 2 स्टॉप आगे आ गया था, जिस कारण उसे दूसरी बस पकड़कर वापस जाना पड़ा। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम बढ़ाते हुए अपनी क्लास की तरफ जा रहा था। उसे पता था कि आज मिस्टर स्टीफन की क्लास थी और वो उसे किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहता था। उसे ये तो पता था कि वो काफी लेट हो चुका था और वो ये बात अच्छे से जानता था कि अगर वो 5 मिनट पहले भी मिस्टर स्टीफन की क्लास में पहुंच गया तो मिस्टर स्टीफन उसकी अटेंडेंस लगा देंगे। इसलिए वो भागे जा रहा था। वो भागते भागते अभी क्लास पहुंचा ही था कि तभी वो देखता है कि मिस्टर स्टीफन कुछ पढ़ा नहीं रहे थे बल्कि कुछ सुना रहे थे, और वो थी अनुराग की कविता। वही कविता जो उसने उस पेंटिंग के ऊपर लिखी थी। मिस्टर स्टीफन कविता की आखिरी लाइनें पढ़ते हुए उस लाइन को फील करते हुए कहते हैं, श्रृंगार करके बैठी हूँ तेरे आने की आस में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार की प्यास में, तेरे प्यार की प्यास में यक्षिणी यक्षिणी यक्षिणी। मिस्टर स्टीफन जानबूझकर यक्षिणी का नाम 3 बार दोहराते हैं क्योंकि उन्होंने बाकी स्टूडेंट से यही कहा था कि अनुराग ने यक्षिणी का दर्द अपनी कविता में लिखा है, जो आज भी अपने प्रेमी के वापस आने का इंतजार कर रही है, जो परदेश चला गया है। जैसे ही मिस्टर स्टीफन कविता खत्म करते हैं, क्लास तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठती है। अभी मिस्टर स्टीफन ने कविता पढ़कर खत्म ही करी थी कि उसी वक्त उनकी नज़र क्लास के बाहर खड़े अनुराग पर पड़ जाती है, जो दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ था। मिस्टर स्टीफन अनुराग को देखते हुए कहते हैं, अरे अनुराग, तुम अभी आ रहे हो? आज इतनी लेट कैसे हो गए? अनुराग झूठ बोलते हुए कहता है, वो सर मेरी बस छूट गई थी, इसी वजह से लेट हो गया। मिस्टर स्टीफन अनुराग की मजबूरी समझते हुए कहते हैं, चलो कोई बात नहीं अनुराग, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मुझे तो लगा तुम आ जाओगे ही नहीं। अभी मैं तुम्हारी लिखी कविता पढ़कर ही इन्हें सुना रहा था। अनुराग कुछ कहने ही वाला था कि मिस्टर स्टीफन फिर बोल पड़ते हैं, वो क्या है ना, परसों जब तुम कंपटीशन खत्म होने से पहले चले गए थे और जीतने के बाद भी स्टेज पर नहीं आए थे, तो तुम्हारी कविता स्टेज पर पढ़कर मैंने ही सुनाई थी और इन सबको तुम्हारी कविता बहुत पसंद आई थी। और अब जब क्लास खत्म करी तो ये लोग जिद करने लग गए कि सर यक्षिणी वाली कविता सुनाइए जो तुमने लिखी थी। फिर तुम तो जानते हो स्टूडेंट्स को मना कर पाना कितना मुश्किल है। अनुराग खामोश रहता है, उसके कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। उसके साथ पहली बार ऐसा हो रहा था कि उसका लिखा हुआ कोई और पढ़कर सुना रहा था, वरना आज तक उसने जो भी लिखा था वो सब एक डायरी के अंदर ही बंद था, जिसे सिर्फ अनुराग पढ़ता था, वो भी अपने बंद कमरे में। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि उसका लिखा बाकी सबको पसंद आएगा या नहीं। इसी डर ने उसके अंदर के विचारों को कभी किसी के सामने नहीं आने दिया। अनुराग अभी क्लास के बाहर ही खड़ा हुआ था। मिस्टर स्टीफन अनुराग को क्लास के अंदर बुलाते हुए कहते हैं, अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो? जब से अंदर आओ, आज की क्लास के तुम ही हीरो हो। अरे हीरो नहीं, लेखक बाबू। वैसे तो तुमने यक्षिणी पर कविता लिखी थी और कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं, उस हिसाब से हमें तुम्हें कवि कहकर पुकारना चाहिए। लेकिन अनुराग, तुम एक लेखक बनना चाहते हो ना, इसलिए हम तुम्हें वही कहकर पुकारेंगे, लेखक बाबू। आज से तुम हमारे लेखक बाबू हो। जब मिस्टर स्टीफन अनुराग को लेखक बाबू कहकर पुकारते हैं तो उसे उसके पिता ब्रिजेश्वर की याद आने लग जाती है, क्योंकि वही थे जो उसे लेखक बाबू कहकर पुकारा करते थे। उनका सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर एक महान लेखक बने। अनुराग को भी मिस्टर स्टीफन ने लेखक बाबू कहकर पुकारा ही था कि तभी अनुराग के कानों में एक और आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज थी एक औरत की। अनुराग के कानों में एक औरत के पुकारने की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, लेखक बाबू, मेरे लेखक बाबू, लेखक बाबू। अनुराग के कानों में यही आवाज बार बार गूंज रही थी। औरत के लेखक बाबू कहकर पुकारने की आवाज सिर्फ अनुराग को सुनाई दे रही थी और किसी को नहीं। उस आवाज को सुनकर एक पल के लिए तो अनुराग डर जाता है, पर अगले ही पल उसे एहसास होता है जैसे कोई उसे पीछे से लेखक बाबू कहकर पुकार रहा हो। वो तुरंत पीछे पलटता है, पर उसके पीछे कोई नहीं था। अनुराग उस आवाज के बारे में कुछ सोच पाता उससे पहले ही मिस्टर स्टीफन कहते हैं, लेखक बाबू, पीछे क्या देख रहे हो? तुम आगे देखो। इंसान को जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जो पीछे छूट गया सो छूट गया, उसे जाने दो, आगे बढ़ो और अंदर आओ जल्दी। अनुराग को लगता है कि वो औरत के फुसफुसाने की आवाज एक भ्रम थी।
इसलिए वो आगे देखने लग जाता है और क्लास में जाते हुए मिस्टर स्टीफन से कहता है, जी सर, आ ही रहा हूँ। इतना कहकर अनुराग क्लास के अंदर घुसने लग जाता है। जैसे ही अनुराग क्लास के अंदर घुसता है, क्लास के सभी स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं और तालियों से उसका स्वागत करने लग जाते हैं। क्लास के सभी स्टूडेंट्स अनुराग को लेखक बाबू कहकर पुकारने लग जाते हैं। ये देखकर अनुराग खुश हो जाता है। अनुराग ने कभी इन सब चीज़ों की उम्मीद नहीं करी थी। उसे नहीं लगा था कि कॉलेज जाते ही ऐसा कुछ होगा। कॉलेज में अनुराग से सिर्फ मिस्टर स्टीफन खुश नहीं थे, बल्कि पूरी क्लास खुश थी। पूरी क्लास क्या, पूरा कॉलेज। पूरे कॉलेज का खुश होना जायज़ भी था, क्योंकि अनुराग ने यक्षिणी पर सिर्फ कविता नहीं लिखी थी, बल्कि कविता लिखकर कॉलेज को इंटर कॉलेज राइटिंग कंपटीशन भी जिताया था, जो पहली बार हुआ था। वरना उनका कॉलेज कभी राइटिंग कंपटीशन नहीं जीता था। चित्रा ने भले ही अनुराग के कॉलेज से पेंटिंग कंपटीशन का खिताब छीन लिया था, पर राइटिंग कंपटीशन का खिताब कोई कॉलेज नहीं छीन पाया था। जब अनुराग क्लास में बैठने के लिए अपने बेंच की तरफ बढ़ता है, तो उसकी तरफ कई स्टूडेंट्स के हाथ भी बढ़ते हैं, जो उससे हाथ मिलाते जा रहे थे और साथ ही कॉन्ग्रेचुलेशंस लेखक बाबू कहते जा रहे थे। अनुराग की तरफ सबसे ज्यादा जिनके हाथ बढ़े थे वो थे लड़कियों के हाथ। वो लड़कियां जो अनुराग की तरफ देखती तक नहीं थी, वो उससे अट्रैक्ट होने लग गई थी। कैसे ना होती। अनुराग ने अपनी कविता में सिर्फ यक्षिणी का दर्द नहीं लिखा था, बल्कि वो दर्द लिखा था जो हर लड़की का था, कि कैसे जब एक लड़की को उसका प्रेमी छोड़कर चले जाता है, वो अपने प्रेमी से बिछड़ जाती है तो उसका क्या हाल होता है। वो किस तरह दिन प्रतिदिन टूटते रहती है, अंदर ही अंदर मरती रहती है, पर फिर भी वो लड़की अपने प्रेमी के वापस आने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ती है। उस दिन के बाद से अनुराग की कॉलेज लाइफ बिल्कुल पलट गई। उसे कॉलेज में हर कोई जानने लग गया। उस अनुराग को जिसे उसकी क्लास के स्टूडेंट तक नहीं जानते थे। अपनी कविता में बस यक्षिणी का नाम लिखने से ही उसकी कॉलेज लाइफ चेंज हो गई थी। कॉलेज में अनुराग को सब जानने तो लग गए थे, पर उसके असली नाम से नहीं, बल्कि लेखक बाबू के नाम से। हर कोई उसे लेखक बाबू के नाम से ही पुकारा करता था, पर जब भी कोई उसे लेखक बाबू कहकर पुकारता था, अनुराग को उसके साथ एक औरत के लेखक बाबू कहकर पुकारने की फुसफुसाती हुई आवाज भी सुनाई देती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई औरत उसे मन ही मन पुकार रही हो, उसे अपने पास बुला रही हो। अनुराग भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, पर वो औरों के उसे लेखक बाबू कहने पर इतना खुश रहता था कि उस औरत की फुसफुसाती हुई आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। अभी एक हफ्ता ही बीता था कि इस एक हफ्ते में अनुराग की तरफ दोस्ती के कई हाथ भी बढ़े थे, जिनमें से कुछ लड़कों के हाथ थे तो कुछ लड़कियों के। पर अनुराग अपना हाथ किसी की तरफ नहीं बढ़ा पाया। अनुराग बात तो सबसे करता था, पर ज्यादा नहीं। वो उतनी ही बात करता जितनी जरूरत होती थी। वो खुलकर किसी के साथ हंस तक नहीं पाता था। उसे उसके कॉलेज में मिस्टर स्टीफन के अलावा कोई अपना लगता ही नहीं था जिसके साथ वो हंस सके, अपने दुख दर्द बांट सके। अनुराग को सब बनावटी लगते थे और लगने भी चाहिए थे, क्योंकि सब उसके पास अपने मतलब के लिए आते थे। कोई अपने लिए प्रेमिका को इजहार करने का खत लिखवाने, तो कोई अपनी रूठी हुई प्रेमिका को मनवाने के लिए खत लिखवाने। अनुराग को उसके कॉलेज में कोई भी दोस्त नहीं मिल पा रहा था जो उसकी तरह हो। अनुराग को भले ही उसके कॉलेज में कोई दोस्ती करने लायक दोस्त ना मिला हो, पर दूसरे कॉलेज में जरूर मिल गया था, और वो कॉलेज था चित्रा का, और उसकी दोस्त भी कोई और नहीं बल्कि चित्रा ही बनी थी। गुनाहों का देवता पढ़ने के बाद चित्रा अनुराग से मिलने उसके रूम वापस आई थी। अनुराग को बताने कि उसे वो किताब कैसी लगी थी, साथ ही ये बताने भी कि धर्मवीर भारती जी ने अपनी किताब के मुख्य पात्र चंदर और सुधा के साथ न्याय किया था या नहीं। चित्रा ने उस किताब के मुख्य पात्र चंदर और सुधा के प्रेम के बारे में उस नए नजरिए से सोचा था कि अनुराग वो किताब 3-4 बार पढ़ने के बावजूद भी कभी सोच नहीं पाया था। जब चित्रा ने अनुराग को अपने नजरिए से सुधा और चंदर से पवित्र प्रेम के बारे में बताया, उससे कहा कि प्रेम को हमेशा पाना ही प्रेम नहीं होता, बल्कि उस प्रेम को ना पाकर हमेशा उसमें डूबे रहना भी प्रेम होता है। चित्रा की ये बात अनुराग के दिल में बैठ गई। अनुराग समझ गया था कि चित्रा ही थी जो उसकी दोस्त बन सकती थी, जो उसे समझ सकती थी। चित्रा और अनुराग की दोस्ती तो उसी दिन हो गई थी जब वो दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे, पर उनकी दोस्ती ने पकड़ तब पकड़ी जब वो अपनी कला में भी एक दूसरे का साथ देने लग गए थे, जिससे वो दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने लग गए। चित्रा जब भी कोई पेंटिंग बनाती थी तो अनुराग को दिखाने के लिए जरूर लाती थी, और जब भी अनुराग चित्रा की बनाई पेंटिंग देखता था, उसकी कलम अपने आप चलने लग जाया करती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे चित्रा की पेंटिंग उससे बातें किया करती थी, जो अपनी दास्तां, कविता या कहानी के रूप में उससे लिखवाना चाहती हो।
अनुराग भी उसी वक्त कागज कलम निकालता था और चित्रा की पेंटिंग को देखते हुए उस पर कुछ न कुछ लिख दिया करता था। और अगले दिन जाकर जब उसे अपनी क्लास में या कॉलेज के बाकी लोगों को सुनाता था तो उन्हें वो कविता कहानी बहुत पसंद आती थी। चित्रा की हर पेंटिंग के साथ यही होने लग गया था। अनुराग उसकी हर पेंटिंग पर कुछ न कुछ लिखा करता था, जिस कारण धीरे धीरे अनुराग के अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया था और वो फेमस होने लग गया था। सिर्फ अपने कॉलेज में ही नहीं बल्कि बाकी के कॉलेज में भी उसने कई राइटिंग कंपटीशन जीते। हर कोई उसे लेखक बाबू के नाम से ही पुकारा करता था। ये सब चित्रा की पेंटिंग की वजह से ही हो रहा था, या फिर अपनी पहली कविता में यक्षिणी का नाम लिखने की वजह से। ये तो नियति ही जानती थी। अनुराग भले ही अपने कॉलेज में फेमस हो गया था, पर यक्षिणी का ख्याल हर वक्त उसके मन में घूमते रहता था। उसकी आंखों के सामने रह रहकर यक्षिणी की कहानी आ जाया करती थी। वो यही सोचते रहता था कि यक्षिणी की कौन सी कहानी सच है, प्रेमी का इंतजार करने वाली या मर्दों का शिकार करने वाली। कुछ कहानियों से आप कितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करो पर वो रह रहकर आपके सामने आ ही जाती है। यक्षिणी एक ऐसा नाम था जिसे अनुराग चाहकर भी अपनी जिंदगी से भुला नहीं पा रहा था। चित्रा और अनुराग की दोस्ती तो गहरी होती जा रही थी। अनुराग और चित्रा अपनी जिंदगी का हर एक किस्सा एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। घंटों चाय की दुकान पर बैठकर बातें किया करते थे। चित्रा अनुराग को उसका दिन कैसे गया बताती थी और अनुराग चित्रा को। हम सभी के जीवन में कोई एक शख्स तो होना चाहिए जिससे हम अपनी जिंदगी के छोटे से छोटे किस्से शेयर करें, और यदि वो किस्सा शेयर करते रहते ही अगर वो शख्स आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। दोस्ती चित्रा की तरफ से तो गहरी हो रही थी पर अनुराग की तरफ से नहीं, और ये बात चित्रा ने भी अनुराग की आंखों में नोटिस कर ली थी। उसे लगता था अनुराग उससे सिर्फ इसलिए मिलता था ताकि वो उसकी बनाई पेंटिंग देख सके और उस पर कुछ लिख सके, क्योंकि हमेशा अनुराग उससे यही पूछता था कि तुमने कौन सी नई पेंटिंग बनाई चित्रा, दिखाओ मुझे। चित्रा का अनुराग और उसकी दोस्ती पर शक करने का एक और कारण था, और वो ये था कि हमेशा चित्रा ही अनुराग से मिलने के लिए उसके रूम पर या अनुराग के कॉलेज आ जाया करती थी। अनुराग कभी उससे मिलने नहीं आता था, न मिलने का बोलता था। ऐसा लगता था जैसे चित्रा को ही अनुराग की जरूरत हो, अनुराग को हो ही ना। बल्कि ऐसा नहीं था। सच तो ये था कि चित्रा की जिसे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो खुद अनुराग था, पर उसे इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ था। वो उसे बस अपना दोस्त मानता था, या शायद वो भी नहीं मानता था। वो चित्रा को सिर्फ अपने लिखने का एक जरिया मानता था। उसे पता ही नहीं था कि चित्रा उसकी जिंदगी में क्या मायने रखती थी। हम सभी को अपनी की हुई गलती का एक न एक दिन एहसास होता है, और वो एहसास एक दिन अनुराग को भी हुआ। उसे एहसास हुआ कि चित्रा उसकी जिंदगी में क्या मायने रखती है। उसे पता चला कि चित्रा उसकी जिंदगी में दोस्त से भी बढ़कर कुछ है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।